सर वो यहीं पे जब मैं इंटरव्यू आपसे करूं यहीं सो रहा है। मैं कितनी बार आपको बताती हूँ कि सर मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ इसलिए ये नहीं कर पाऊंगी। आप सोचिए वो पेट है और ये तो उसका पति था सर। एक हफ्ता पहले भी उससे 7 फेरे लिए थे उस महिला ने। आप सोचिए कितना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कितना निशंस दिल होगा कि उसको मारने से पहले एक बार नहीं सोचा उसने। यही तो कंपैरिजन समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको लोग देवी मानते हैं अंजू जी, और उसको पिशाचिनी, डाकिनी और कुल कलंकिनी मानते हैं। उसने पति को भी कुत्ता बना दिया, आपने कुत्ते को भी अपने परिवार का सदस्य बनाया है। आप उस पर भी हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप अपने को संभालें। और मैंने कभी नहीं उम्मीद की थी कि आप इसके ऊपर भी हाथ उठा सकती हैं, कि नहीं उठा सकती हैं। और पति की जिस नृशंस तरीके से हत्या किया है अंजू जी, आप समझ सकती हैं कि इस लड़की के दिमाग की वायरिंग कितनी नकारात्मक होगी। आप सोचते हैं कि इनकी परवरिश में जरूर कोई कमी रह गई होगी, जो इतनी उग्र और इतनी हिंसा से परिपूर्ण थी। और संपत्ति की लालच में, और ये नहीं समझ पाई, ये संपत्ति ही उसके लिए विपत्ति बन गई। और अब ये कहीं की नहीं, जैसे कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब ये न घर की रही न घाट की। अब हम बात करते हैं कि इसने कहां से ट्रेन पकड़ी, सिलीगुड़ी से आ गई इंदौर। इंदौर में राज ने इसके लिए कमरा एक अलग रूम का, ऐसा बताते हैं कि कोई एक कमरा बुक कराया। वहां रात भरी, अपने घर नहीं गई, वो उसी में रुकी। फिर टैक्सी करके आ गई है गाजीपुर, बनारस। और बनारस में आकर के इसने स्वांग रचा कि मुझे अपहरणकर्ता यहां छोड़ गए। ऐसी कहानी इन्होंने गढ़ी, और जैसे अनाड़ी कहानी बनने वाला होता है, ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें न ईंट नगारा, हर चीज बिल्कुल बेपेंदी का लोटा। पुलिस आकर के पकड़ के ले गई इनको। पहले इंदौर लाया गया, इंदौर से ये सब गए फिर मेघालय। ये तो इंदौर में मैंने सुना कि जब मेघालय पुलिस ले जा रही थी तो जनता इनके ऊपर टूट पड़ी। अब जनता का आक्रोश कौन रोक सकता है? इतनी गलत सलत बातें सुनने के बाद इंदौर की जनता तो वैसे भी बड़ी संस्कारी बताई जाती है, तो टूट पड़ना ही था। लेकिन वहां की पुलिस ने बीच बचाव करके इनको रोका। इंदौर में भी जो हुआ सो हुआ, मेघालय में भी यही हुआ। अब मेघालय की जनता ने चेरापूंजी के उस गांव में जहां इसकी हत्या हुई थी, एक शांति सभा की, मृतक की। आप समझ सकती हैं मेघालय पुलिस पे लोगों ने कितने आरोप अनर्गल झूठे लगाए, कपोल कल्पित लगाए कि मेघालय में तो ऐसे होता ही रहता है। कितने ही कपल जाते हैं न्यूली मैरिड, पत्नी को अगवा कर लेते हैं, बांग्लादेश में बेच देते हैं, पति की हत्या कर देते हैं, लूट कर लेते हैं। कितना बदनाम किया। और मेघालय पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन पे जाएं तो कितने अकाट्य साक्ष्य हैं। और एक जो लोग इसमें खोट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि वहां के एसपी ने कहा कि हम तो प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, तो क्या आप मान सकते हैं कि ये यू टर्न भी ले सकता है इन्वेस्टिगेशन, कोई और आरोपी हो सकता है, और इनको फंसाने की नीयत से इनको किया जा रहा है। तो ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ 100% असली आरोपी यही हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन तो वार्म अप भी नहीं हुई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। सुई में धागा पड़ा है, अभी कपड़ा सिला नहीं गया है, न शुरुआत हुई है। अभी तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन हुआ है। लेकिन जब जॉइंट इंट्रोगेशन दोनों का, तीनों का, उनकी बताई हुई बातों में जो मतभेद होगा उसका निराकरण जब होगा, जब सीडीआर्स निकलेंगे उनकी मैचिंग एआई मशीन लर्निंग से होगी, जब पूछताछ के बाद ये निकलेगा। अभी तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी नहीं हुआ अंजू जी, अभी तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी नहीं हुआ है। और जिस दिन ये होगा तो ये मान के चलिए कानून में एक प्राविधान है, और वो प्राविधान है अप्रूवर बनना। अप्रूवर बनना जो है वो धारा 61(2) जो नई आपकी भारतीय न्याय संहिता है, और उसके अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धारा 34 आईपीसी पुरानी वाली, और धारा 3, धारा 5 जिसमें ये होता है एक राय, एक सहमति हो करके, एक राय होना। ये सब एक राय थे, इसलिए सजा सबकी बराबर होगी। क्योंकि आपने भले ही वहां पर आपने गणासे से वो न मारा हो या मशटे से न मारा हो, लेकिन आप पूरी प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में साथ थे। धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 164 पुरानी सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने जब शपथ पत्र के बयान होंगे और शपथ पत्र के ऊपर बयान होंगे, आप मान के चलिए कि अभी तो हमने आज ही सुबह पढ़ा कि इन सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। जब जुर्म स्वीकार कर लिया है तो अगला चरण यही होगा, मजिस्ट्रेट के सामने 183 बीएनएसएस पुरानी 164 सीआरपीसी के अंतर्गत इसका बयान करवाया जाए, जिससे कि बाद में कोई कि पुलिस ने मारकूट करके इनसे जबरदस्ती कुछ लिखा लिया। जी अंजू जी। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कि ये थ्योरी शुरुआत से
सोनम का भाई बोलता आ रहा है कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है, उसको बांग्लादेश ले गए हैं, ये शुरुआत से वो बोलता आ रहा है। वो गया राजा रघुवंशी के घर में, उसकी माता से मिला, फिर वहां पर ये भी कहा कि अगर सोनम ने ये किया है तो उसको फांसी हो जानी चाहिए, हमने उससे किनारा कर लिया, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर ये थ्योरी उसके पास कहां से आई कि उसका अपहरण हो गया, वो बांग्लादेश चली गई है? क्या उसको पता था कि वो जिंदा है? उन्होंने ये क्यों नहीं माना कि अगर राजा की का शव मिल गया तो उसका भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा? लेकिन ये बातें उसके परिवार में से किसी ने नहीं कही। उसके तो पिताजी ने एक उल्टी तस्वीर लटका ली अपने घर के बाहर और ये कहा कि वो तुरंत वापस आ जाएगी, और वो वापस आ भी गई सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनमें कई विरोधाभास है। भाई का स्टेटमेंट तो मैं समझता हूं, अगर देखें, पहले स्टेटमेंट में 48 घंटा लगा जब उसने बिल्कुल यू टर्न लिया, और उसके बाद फिर उसने यू टर्न लिया, फिर जाकर के मार्क्स आलिंगन कर करके राजा की जाकर के माफीनामा और कहा कि मैं चाहता हूं फांसी हो जाए। पिता तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं सीबीआई जांच करवा दूंगा तो पूरी पुलिस जो है वो कटघरे की सलाखों के पीछे चली जाएगी। आप तो प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। आपने अपनी लड़की के बारे में नहीं कहा कि उसने जो किया है गलत किया है, और इन तीनों लफंगों ने जिनको पकड़ करके आपके टुकड़ों पे ये गए थे वहां, और उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा आपने। उनके बारे में अगर देखें, सोनम के पक्ष ने कुछ नहीं कहा। आकाश, आनंद और विशाल, और जो ये हजरत हैं आपके राज, राज आपके यहाँ नौकर थे, आप कहते थे तो राखी बांधता था। भाई ने तो ये भी कहा था हम दोनों एक साथ राखी बंधवाते थे। भाई जिस तरीके की बौद्धिक क्षमता रखता है और जैसी उसकी प्रतिभा है, अंजू जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख वो नहीं है कि क्या पक रहा था सोनम और राज में वो समझ नहीं सका कि बहन चार चार फोन लगा रही है, उदंड है, शॉपिंग करा रही है, राज को कपड़े दिलवा रही है। ये आपकी नोटिस में नहीं आ रहा था? इतने बड़े टाटा बिरला आप नहीं कि किसी के कपड़े खरीदे जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है, किसी के साथ घूम रही हैं और आपको पता नहीं है, चार चार फोन इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको पता नहीं है। अंजू जी, ये दरअसल हमें लगता है कि इन्होंने लड़की के ऊपर अनुशासन करने में और अनुशासन बनाए रखने में ये पूरी तरीके से माता पिता बिल्कुल विफल रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि सोनम बहुत महत्वाकांक्षी और आपराधिक प्रवृत्ति की निकली, और अपराधी प्रवृत्ति की यहां तक निकली कि यहां तो जो 10 सुंदरियां होती हैं उनके भी कान काट दिए। किसी भी 10 सुंदरी ने अपने पति की हत्या नहीं की थी, किसी भी 10 सुंदरी ने अपने पति की हत्या करके एक स्वांग नहीं रचा था। लेकिन उसकी बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम इस केस के जो और बिंदु है महत्वपूर्ण, इसके ऊपर चर्चा कर लें। मेघालय पुलिस ने जाकर के थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। प्रकरण अगर आपका 23 मई का है, आज कितने दिन हो गए? कितने दिन बाद शव मिला था? हाथ पे जो टैटू लिखा था उसकी बेसिस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हुआ। अभी क्या क्या काम बाकी है? जो खून आलूदा टी शर्ट, रेनकोट और जो शर्ट है उससे खून की मैचिंग होगी, डीएनए मैचिंग होनी है। इसके अलावा आपके जो सीडीआर कंपैरिजन है, सीडीआर मैचिंग होनी बाकी है, पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है। इसके अलावा पहले इंडिविजुअल इंट्रोगेशन, इंडिविजुअल इंट्रोगेशन के बाद कलेक्टिव इंट्रोगेशन, कलेक्टिव इंट्रोगेशन के बाद जो विरोधाभास होगा उसका समावेश होगा। ये प्रक्रिया चलेगी महीनों। हालांकि आपके पास जितने साक्ष्य आ गए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आ गया है, इतना पर्याप्त है इनको फांसी तक पहुंचाने को। अब आप पूछेंगे मैं फांसी की बात क्यों कर रहा हूं? फांसी दी जाती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। क्या आप मानती हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है? बिल्कुल सर, मुझको तो लगता है ये अपने आप में पहला ही ऐसा ऐतिहासिक कांड है जिसमें कि पति को सर वो कैसे बरगला कर वहां लेकर गई है, जाने का टिकट किया, आने का नहीं किया सर, कामाख्या मंदिर गई, फिर उसको ऐसे सुनसान इलाके में ले गई सर घुमाने के लिए। आप सोचिए कितने तरीके से शातिर दिमाग से इस पूरे को प्लान किया गया सर। और ये अकेली होगी मुझे ऐसा भी नहीं लगता है सर। परिवार में सर भाई बहन का अफेयर किसी के साथ हो, परिवार में माता पिता और भाई बहन को पता नहीं होता है सर? क्या कैसे कह सकता है उसका भाई गोविंद कि उसको नहीं पता कि उसकी बहन का राज कुशवाहा से प्रेम प्रसंग था? एक ही घर में रहने वाले सर सबको पता होता है घर में क्या चल रहा है। ये क्या परिवार से अलग रहता था? तो ये तो सर बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, छोटा नहीं लगता है। अंजू जी, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, हमें तो ये लगता है कि पूरा प्रकरण राजा की प्रॉपर्टी लूटने का इंतजाम था, और जो इनका नियंत्रण सोनम के ऊपर था कि ये राज से प्रेम प्रसंग और पेंगे उसका तो नियंत्रण कर ना पाए, तो ये अपनी बेटी या बहन पे क्या नियंत्रण करेंगे? और जिस तरीके से निर्मम हत्या की, प्लान तरीके से की, उसको एक्सिक्यूट करने में इन्होंने गिरोह तैयार किया, उसको हथियार और पैसे और हवाला के जरिए दिए। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आ रहा है।
मुझे कम से कम ये लगता है कि सोनम, राज और जिसने भी वो मैसेज चलाया था, बताया जाता है कि विशाल ने चलाया था, मुझे लगता है कि इनको फांसी होने की प्रबल संभावना है। वैसे मेरी स्तुति और प्रार्थना माननीय न्यायालय से ये होगी, ये सभी फांसी के ही पात्र हैं। फांसी के पात्र इसलिए कि इन्होंने जो काम आदमी पशु के साथ नहीं करेगा, उन्होंने जीते जागते इंसान के साथ किया। एक न्यूली मैरिड व्यक्ति को धोखे में ले जा करके उसकी निर्मम हत्या की। और उस पत्नी का क्या कहा जाए, और उसके पीछे, पत्नी के पीछे जो राज कुशवाहा है, वो भी उसी फांसी का पात्र है और फांसी मिलनी ही चाहिए। ये तो रेयर ऑफ द केस की मैंने अपने तर्क आपको दिए। अब मैं परामर्श क्या दूंगा अपने माता पिता को जिनके बच्चे इस दहलीज पर हैं शादी के, उनके ऊपर कड़ी दृष्टि रखें। वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। अवांछित पॉकेट मनी आपने दिया, आपने कहा कि मैंने तो इतना प्यार किया, हमने अपने बच्चों को आईफोन दे दिया। आपने प्यार नहीं, उसके पैर में बेड़ी डाल दी है। आईफोन आपके समय का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। वो एक महंगा तोहफा तो हो सकता है, लेकिन आपका समय, आपकी चिंतन और आपके प्रेम का पर्याय आईफोन नहीं है। बहुत बड़ी पॉकेट मनी आपने दी, आईफोन दिया, महंगे कपड़े दिए, डिजाइनर शूज दिए, डिजाइनर बेल्ट दिए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि बेटे बेटियों से कह दें कि शराब मत पीना। आपकी हिम्मत नहीं बेटे बेटियों से कहना कि तुम नाइट क्लब मत जाना। आपकी हिम्मत नहीं कि बेटे बेटियों से कह दें कि शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना, वरना बताना तुम कहाँ हो, घर का कोई सदस्य तुम्हारे साथ जाए। ये हिम्मत नहीं है। कॉलेज वगैरह में अंजू जी, छोटे छोटे बच्चे, और फेयरवेल पार्टीज के नाम पर, टीचर्स की बर्थडे पार्टीज के नाम पर, एनुअल डे के नाम पर जो बेहूदगी परोसी जाती है, जो नाच गाने होते हैं और जो वाइन वगैरह पी जाती है, मैं तो स्तब्ध हो जाता हूं ये देख करके। मुझे वो भी दुनिया में बहुत प्रगतिशील परिवार का हूं जैसे आप हैं, और बहुत पढ़ा लिखा परिवार था। माता जी परम विदुषी थी, उन्होंने कह दिया था जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था कि जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि मैं 7 भाई बहन था, माता पिता के पास ज्यादा विकल्प था, लेकिन अगर मैं इकलौता होता तो भी मेरी माँ का यही सवाल होता, क्योंकि उन्होंने यही बात सब पे लगाई। यही बात उन्होंने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया है कि लोग उंगली उठाएं, तुम्हारे पिता पूजे जाते हैं, न केवल अपने गांव में, बल्कि अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, बल्कि जो भी उनके इष्ट मंडली हैं, लोग कहते हैं कि देव पुरुष हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे कि तुम्हारे पिता माता की मर्यादा और उनका स्वच्छ नाम वो धूमिल हो और मर्यादा के ऊपर कोई कलंक लगे। लेकिन हमने आजकल देखा, क्या तुमने कभी अपने बच्चों के साथ बैठ के कोई काउंसलिंग की है उनकी? उनका बच्चों के पास टाइम नहीं है, और आपकी हिम्मत नहीं कि आप उनसे कहने कि बेटा आज हमें 10 मिनट दे दो, बेटी हमें 10 मिनट दो। आपके पास हिम्मत नहीं है। अगर बेटी के सामान में या बेटे के सामान में विस्की या कोई चीज, सिगरेट निकल के आते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं कि आप बच्चों से कह दें कि ये अगर करोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं, पॉकेट मनी हो जाएगी बंद, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई अगर होती है आपको सुसंस्कृत बनाने के लिए है, सुशिक्षित करने के लिए है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की आड़ में अगर शराबखोरी और नशाखोरी सीख रहे हैं, उदंडता, उच्चृंखलता और दुश्चरित्रता का आप डोज ले रहे हैं, तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर। और लड़कों और लड़कियों से फिर कहूंगा, माता पिता से, जी। बच्चा सलामत रहे तो कैरियर बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा और बेटी अगर सलामत न रहे तो लानत है ऐसे कैरियर पर। अगर बेटा बेटी कुर्बान हो रहे हैं अपने कैरियर पे, मालूम पड़ा कि भस्म हो रहे हैं, तो कैरियर छुड़वा दीजिए। कम से कम ये सुख लीजिए कि मेरा बच्चा मेरी आंख के सामने है। मैं बातें बड़ी सर, कटु कह रहा हूं जी।